हेलो दोस्तों। तो आज हम पहला टॉपिक अपना स्टार्ट करने वाले हैं और काफ़ी दिन हो गए थे कोई टॉपिक अपलोड नहीं करा है। तो पहला टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे हम इसको। हिंदी में हम इसको नाम से जानते हैं सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या, ठीक है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे हम। तो पहले तो हम ये देखेंगे इसके बारे में कि क्या होते हैं, कैसे होते हैं और ये क्या क्या यूज़ है इसका, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं उसको करने से पहले हमारे को थोड़ा बहुत ना द्विघात समीकरण के बारे में यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हमारे को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम बात करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे हमारे को नॉर्मल सी बात है, ऐसी इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। इसमें एक्स की पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर, तो आप बोलोगे 2 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, तो इसमें एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। वैसे तो 1 भी है यहाँ पे पावर, हाईएस्ट पावर 2 है यानी डिग्री इसकी कितनी है, 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसके कुछ रूट्स निकलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो को सॉल्व करा मान लेते हैं, तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू प्लस का 4 हो जाएगा और एक्स की वैल्यू आएगी अंडर रूट में प्लस माइनस में 4, जो कि होता है प्लस माइनस 2। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x की दो वैल्यू आई हैं, एक प्लस का 2 आई है और एक माइनस का 2 आई है। समिश्र संख्या जो है वो इसी पैटर्न पे काम करती है, थोड़ा सा बस इसमें चेंज है। मैं बताता हूँ क्या। आपको ये तो पता लग गया कि उतनी ही उसकी वैल्यू आएंगी जितना आपने सॉल्व करा। जैसे अंडर रूट 4 है, इसकी प्लस माइनस 2 है, ठीक है, वैल्यू। अब मैंने एक क्या करा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे लिखनी शुरू करी। मैंने एक बोला एक्स स्क्वायर माइनस फोर, इसका आप निकाल लोगे, क्या निकलेगा, अगर x की वैल्यू तो निकलेगी प्लस माइनस 2। लेकिन मैंने बोला आपको एक्स स्क्वायर प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो को सॉल्व करो, चलो। तो आप बोलोगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस का 4। अब दिक्कत ये आ गई कि अगर हमने थोड़ा बहुत रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं को पढ़ा है तो माइनस का रूट करना हमने सीखा नहीं। माइनस का रूट करना हमने नहीं सीखा, तो इसका मतलब क्या है कि इसको ऐसे तो हम इसको ऐसे तो नहीं लिख सकते ना, प्लस माइनस माइनस टू, क्योंकि होता ही नहीं है। माइनस टू इंटू माइनस टू तो 4 होता है, तो ये तो नहीं हो पाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही इजी सा मेथड हमारे पास है। अगर जैसे कुछ भी नंबर लिखा हुआ है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 25 बराबर जीरो लिखा हुआ है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस का 25, है ना। या एक्स स्क्वायर प्लस 16 बराबर जीरो लिखा हुआ है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस 16। अब ये सारी वैल्यूज लगभग एक जैसी हैं। एक जैसी क्यों मैं कह रहा हूँ, नंबर तो अलग अलग हैं, वैल्यूज एक जैसी इसलिए हैं क्योंकि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस माइनस माइनस वन अंडर रूट इंटू अंडर रूट फोर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हो। जैसे इसको प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस वन इंटू अंडर रूट 25 लिख सकता हूँ। इसी तरीके से इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस वन और इंटू 16 लिख सकता हूँ अंडर रूट के अंदर। तो अगर ध्यान से देखें, सब में एक चीज कॉमन है, कॉमन क्या है, अंडर रूट में माइनस वन। तो अंडर रूट माइनस वन को ना मैथमेटिशियन ने एक नाम दे दिया, इसको आई, आई यानी आयोटा एक नाम दे दिया, आयोटा पढ़ते हैं हम इसको, ठीक है। आयोटा एक इमेजिनरी नंबर होता है जिसका रूट हमारे को पता नहीं होता, तो हमने एक इमेजिनरी नंबर आयोटा कंसिडर कर लिया और इसको हम बोलते हैं एक इमेजिनरी संख्या यानी समिश्र संख्या, अगर कोई किसी भी नंबर में इमेजिनरी नंबर आ जाता है। तो इसका आंसर, जैसे फोर की बात करें, फोर का तो रूट अपने को पता है 2 होता है, तो इसको प्लस माइनस आइटा इंटू टू यानी 2 आइटा लिख सकता हूँ मैं इसको। इसी तरीके से इसको मैं प्लस माइनस 5 आइटा लिख सकता हूँ। इसी तरीके से इसको मैं क्या प्लस माइनस 4 आइटा लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब यह है, कोई भी नंबर अगर जिसके अंडर रूट में माइनस दिख रहा है, आप उसको इस तरीके से आइटा करके लिख सकते हो। ये जो नंबर होते हैं, यही नंबर एक नए तरह के नंबर को जनरेट करते हैं जिनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या। क्या होते हैं वो, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हमारे को कुछ चीजें और पता होनी चाहिए। क्या चीज है, जैसे आइटा को हम लिखते हैं अंडर रूट में माइनस वन, ठीक है। अगर मैं पूछूं आइटा स्क्वायर बताओ, तो आप बोलोगे अंडर रूट में माइनस वन का होल स्क्वायर। और अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो मैंने अगर आपको ध्यान दिया हो तो इसकी वैल्यू आप क्या बोलोगे। जैसे मैंने अगर ऐसे बोला कि माइनस वन का स्क्वायर के ऊपर रूट लग रखा है और अंडर रूट माइनस वन के ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है, क्या ये दोनों बातें एक हैं या अलग अलग है। अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी हैं तो आप बोलोगे बिल्कुल अलग हैं ये दोनों बातें। ये दोनों बातें इसलिए अलग हैं क्योंकि अगर मैंने
-2 का या 2 का स्क्वायर करके उसके ऊपर रूट लगा रखा है, तो इसका मतलब मैं मॉड ऑफ -2 निकाल रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता, ठीक है, यानी अंदर स्क्वायर है तो इसका मतलब वो मॉड में लिखा हुआ है, यानी इसका आंसर +2 आएगा। बट ऐसा इसमें नहीं होता। इसमें ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि मैंने जो पढ़ा है तरीका वो ऐसे पढ़ा है, इसको 4 लिखते हैं और इसका आंसर 2 तब बनता है। तो इसी तरीके से अगर मैं इसको बात करूँ तो ये -1 की पावर 1/2 इंटू 2 है, तो इसको मैं काटूंगा तो ये मिलेगा -1। तो इसका मतलब आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1। इसी तरीके से मैं अगर आपसे बोलूंगा आइटा क्यूब की वैल्यू निकालो, तो आप बोलोगे आइटा स्क्वायर इंटू आइटा होता है, यानी -1 इंटू आइटा होता है, तो माइनस आइटा इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से आइटा की पावर 4 की वैल्यू जो होती है वो +1 होती है। अगर मैं आइटा की पावर 5 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगी? आइटा की पावर 4 इंटू आइटा, यानी 1 इंटू आइटा, तो इसको भी आइटा बोल सकते हैं। आइटा की पावर 6 की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो आइटा की पावर 4 इंटू आइटा स्क्वायर हम कह सकते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 इंटू आइटा स्क्वायर -1, यानी -1। आइटा की पावर 7 अगर मैं करूंगा तो यहाँ पे एक रिलेशन मैं बनाना चाह रहा हूँ, देखो क्या बनाना चाह रहा हूँ। आइटा की पावर 4 इंटू आइटा क्यूब हो जाता है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? माइनस आइटा बोल दूंगा। नेक्स्ट आइटा की पावर अगर मैंने 8 लिखा तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ? आइटा की पावर 4 इंटू आइटा की पावर 4, तो मैं इसको बोल सकता हूँ 1 इंटू 1, यानी 1 आ गया। तो एक चीज समझ में आ रही है हमारे को क्या? हमारे को क्या समझ में आ रहा है? ये 4 तक की वैल्यू जो है, आइटा, आइटा स्क्वायर, आइटा क्यूब, आइटा की पावर 4, आइटा पहला, दूसरा आइटा स्क्वायर यानी -1, तीसरा आइटा क्यूब यानी माइनस आइटा, चौथा ये आइटा की पावर 4 यानी 1। क्या ये 4 के बाद यही वैल्यू रिपीट होनी शुरू हो गई कि आइटा की पावर 4 फिर आइटा आ गया, आइटा की पावर 6 फिर -1 आ गया, आइटा की पावर 7 फिर माइनस आइटा आ गया, और आइटा की पावर 8 फिर 1 आ गया। इसके बाद 9 पे भी रिपीट हो जाएगी, सीधी सी बात है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला क्या बनता है? अगर आइटा की पावर 4 इंटू एन के मल्टीपल में है तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। अगर आइटा की पावर 4 इंटू एन प्लस 1 है तो इसकी वैल्यू होती है कितनी? बिल्कुल सही, आइटा। नेक्स्ट, अगर आइटा की पावर जो है वो 4n+2 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1, और 4n+3 है तो बिल्कुल माइनस आइटा होगी, ठीक है। तो ये 4 चीजें आपको याद रखनी है। सिमिलरली अगर जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि मान लेते हैं मैंने आपसे बोला आइटा की पावर 36, इसको सॉल्व करके बताओ आंसर कितना आता है, तो आपको इसका मतलब क्या है? 4n पावर जो मैंने लिख रखा है ना, आइटा की पावर 4n, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास में 4 का मल्टीपल है तो आंसर उसका 1 आएगा। जैसे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आइटा की पावर 36 को मैं लिख सकता हूँ आइटा की पावर कितने में आता है ये 4 9 36, तो 4 इंटू 9 लिख सकते हैं अपन, है ना। 4 इंटू क्या लिख सकते हैं? 9 लिख सकते हैं, यानी 4n की फॉर्म में आ गया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 इंटू 9 को, आइटा की पावर 4n की फॉर्म है, तो इसका मतलब इसको इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अगर इसको थोड़ा सा और समझे तो आइटा की पावर जैसे 38 है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? आइटा की पावर 4 इंटू 9 प्लस आइटा इंटू आइटा स्क्वायर, ठीक है, आइटा स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ये हो जाएगी, देखो, 1 इंटू आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -1 इसका आंसर आ जाएगा। तो इससे मेरे को क्या पता लग रहा है? मुझे ये पता लग रहा है कि जो भी आइटा की पावर है, जैसे 36 आई थी, अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, अगर पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है तो इसका आंसर हर बार कितना आएगा? 1 आएगा। अगर वो पूरा का पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, जैसे मैंने बोला आइटा की पावर, मान लेते हैं आपसे पूछा जाता है कि आइटा की पावर आप निकालो 69 की वैल्यू, तो आप करोगे क्या? 69 को 4 से डिवाइड करोगे, तो 4 को जब आप डिवाइड करोगे कितनी बारी में होगा? 16 चौक 64, बचेगा कितना? 3। 3 जो बचा वो रिमाइंडर बच गया। रिमाइंडर अगर बचता है तो आइटा क्यूब बच गया। मतलब इसको आपको करना क्या है? 16 गुणा 4 लिख देना है, इंटू आइटा क्यूब लिख देना है, और इसको आप जो, अगर आपको आंसर निकालना है तो 4 के जब भी मल्टीपल में होगा इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, इंटू आइटा क्यूब माइनस आइटा, यानी इसका आंसर माइनस आइटा होगा। एक बार और करके देखते हैं। जैसे मैंने बोला आइटा की पावर 19 का निकालना है, 19 नहीं, 20 का 20 भी नहीं, 18 का निकालना है मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे? आइटा की पावर इसको ना, 18 को पहले 4 से डिवाइड करेंगे, देखेंगे 4 चौक 16 होता है, 2 बच गया। 2 जो बच गया, आपको इसको करना क्या है? 4 चौक 16 इंटू आइटा स्क्वायर ऐसे लिख देना है। इसकी वैल्यू हर बार 1 होगी, ठीक है। इंटू आइटा स्क्वायर की वैल्यू जो भी बगल में दिख रहा है वो डाल दो, यानी -1 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आइटा की पावर जैसे मैंने बोला 13 33 की वैल्यू निकालो, तो आप करोगे क्या? आइटा की पावर 33 को 4 से डिवाइड करो, कितना रिमाइंडर बचता है? 8 चौक 32 होता है, एक रिमाइंडर बच गया। एक रिमाइंडर बच गया तो 8 इंटू 4,
प्लस आइटा की पावर 1 यानी आइटा इंटू सॉरी आइटा की पावर 1 इंटू आइटा लिख दो, तो 1 इंटू आइटा कितना हो जाता है, आइटा इसका आंसर हो जाएगा, यानी अंडर रूट -1। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हो। चलिए, तो यहाँ पे ना सबसे पहले आपको समझने के लिए मैं कुछ क्वेश्चन बना लेता हूँ। क्वेश्चन कैसे बना लेते हैं, मान लेते हैं मैंने क्वेश्चन नंबर 1 बनाया मैंने यहाँ पे कि फाइंड वैल्यू ऑफ हम एक क्वेश्चन बनाते हैं आइटा की पावर 19 प्लस आइटा की पावर 39। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मुझे करना कुछ नहीं है, मुझे ये करना है कि 19 को 4 से भाग देना है। 4 से भाग देना देखो सबको आता है, ऐसा कोई नहीं होगा जिसको 4 से भाग देना नहीं आता होगा। जो रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है, वो आपको लिख देना है। रिमाइंडर जो बच रहा है यानी कितना बच रहा है, 3। तो आपको ना देखो 4 से जितने बारी में भाग जा रहा है, 16 बारी में भाग, 4 बारी में भाग जा रहा है पूरा का पूरा, यानी 4 चौक 16। तो उसको छोड़ के जो बच रहा है वो आइटा की पावर यहाँ पे लिख दो, यानी आइटा क्यूब लिख दो, अगर शॉर्टकट मेथड बताऊँ आपको तो। इसका मतलब ये है आइटा की पावर 4 इंटू 4 जो है, हमने इसको 1 पहले ही बना लिया है। सिर्फ आइटा क्यूब जो बच रहा है सिर्फ उसको लिख दो। ठीक है, अब जो ये 39 है इसको भी 4 से भाग दो। 4 से दोगे तो 4 कितना होगा, 4 9 36। इसमें कितना बच रहा है, इसमें भी आइटा क्यूब बच रहा है। मैं आपसे बोलूंगा आइटा क्यूब की वैल्यू माइनस आइटा, आइटा क्यूब की वैल्यू माइनस आइटा, तो माइनस आइटा -2 आइटा इसका आंसर हो जाएगा। एक बार और समझते हैं जरा। मान लेते हैं मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 2 आइटा की पावर, मैंने बोला 37 प्लस आइटा की पावर 98। कुछ भी अपनी मन से मैंने मान लिया, ठीक है। अब मेरे को इसको सॉल्व करना है, तो मेरे को करना क्या पड़ेगा, आइटा की पावर 37 थोड़ी ना करेंगे हम, 37 को 4 से डिवाइड करेंगे। कितना रिमाइंडर बचेगा, 4 9 36 होता है और एक 37, तो एक बच गया तो आइटा आ गया खाली। फिर 98 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8 होता है, 4 चौक 16 होता है, 17 18 प्लस आइटा स्क्वायर आ जाएगा। तो ये क्या मिलेगा, आइटा और आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो आइटा -1 इसका आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही होगी आपको। अब इसमें ना क्वेश्चन नंबर 3 हम बनाते हैं एक ऐसा कि आइटा की पावर -39 को इसको सॉल्व करो, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक है, आइटा की पावर -39 को सॉल्व करो। लेकिन दिक्कत पता क्या है, इसके साथ में दिक्कत ये है कि ये डायरेक्ट पॉजिटिव पावर में नहीं है। इसका मतलब ये है 1 अपॉन आइटा की पावर 39 है। और एक चीज बात याद रखना मेरी, एक बात क्या याद रखना, कि हम इसको सॉल्व तो कर लेंगे लेकिन आइटा जो होता है ना वो कभी भी अपॉन में नहीं आता। ठीक है, आइटा कभी भी अपॉन में नहीं आता, उसके पीछे मैं रीजन बताऊंगा। जो जनरल फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, वो है इसके पीछे रीजन, वो अभी मैं बताऊंगा इसके बाद में, आइटा क्यों अपॉन में नहीं आता। ये बात याद रखिएगा, आइटा कभी भी अपॉन में नहीं आता। अगर अपॉन में आ रहा है तो आपको आइटा हटाना पड़ेगा, जिसको हम परिमेयकरण यानी रैशनलाइजेशन करते हैं उसकी हेल्प से। यानी अगर नीचे आइटा दिख रहा है तो आइटा वाइटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो आइटा हट जाएगा। या अगर नीचे ऐसा दिख रहा है 2 माइनस आइटा दिख रहा है तो 2 प्लस आइटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो आइटा हट जाएगा। तो करना क्या है, अभी सबसे पहले तो आइटा की पावर 39 जो है ना उसको सॉल्व करते हैं जरा। 39 कैसे सॉल्व करते हैं आपको ये देखना। 39 को 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो 4 9 36 होता है, 37 38 39, 3 रिमाइंडर बचेगा, यानी नीचे बनेगा 1 अपॉन आइटा क्यूब। ठीक है, आइटा क्यूब बनेगा, आइटा क्यूब की वैल्यू डाल दो, माइनस आइटा होती है, लेकिन नीचे आइटा आ नहीं सकता तो आइटा से ऊपर नीचे गुणा करो और रैशनलाइज करो। नीचे वाला आइटा इंटू आइटा, आइटा स्क्वायर बनेगा, तो माइनस का आइटा स्क्वायर, ऊपर बना आइटा इंटू 1 आइटा, तो आइटा अपॉन माइनस का आइटा स्क्वायर -1, तो मिला क्या, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का आइटा इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आपके दिमाग में आ गई होगी कि किस तरीके से आपको करना है। ठीक है, क्योंकि आप भी जो है वो अच्छे खासे लेवल के हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर नहीं आया तो आप कमेंट में कुछ भी करके पूछ सकते हो, जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें जनरल फॉर्म, ठीक है, और उससे भी पहले हम थोड़ा बात करते हैं आइटा के केस के बारे में। आइटा के केस के बारे में क्या बात करनी है, देखो। अगर मैंने मान लेते हैं आपसे क्वेश्चन ऐसा ना पूछ के, मैंने क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछ लिया, क्वेश्चन कैसा पूछ लिया कि आइटा की पावर 98, आइटा की पावर 99, आइटा की पावर 100 और आइटा की पावर 101, इसकी वैल्यू कितनी होगी, वैल्यू बताओ। तो आप जो है नॉर्मल देखो, पहला तरीका ये होता है 98 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर देखो कितना बच रहा है। 99 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर देखो कितना बच रहा है। 100 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर देखो कितना बच रहा है। और 101 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर देखो कितना बच रहा है। एक तरीका तो ये है ना, ऐसे सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजी तरीका है ये, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि डिफिकल्टी होगी, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है, हम अपना दिमाग लगाते हैं। दिमाग क्या लगाते हैं, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, आइटा की पावर 98 कॉमन आ रहा है, तो क्या मिल रहा है, 1 प्लस आइटा स्क्वायर प्लस आइटा क्यूब हमारे को मिल रहा है। तो आइटा की पावर 98 को तो ऐसे ही छोड़ता हूँ,
1 प्लस आइटा को भी ऐसे ही छोड़ता हूँ, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और आइटा क्यूब की वैल्यू माइनस आइटा। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये सारे के सारे आपस में कट गए, है ना? क्या मैं ये कह सकता हूँ सारे के सारे आपस में कट गए? तो कट गए तो कितना आया? 0 आंसर इसका आ गया। यानी एक चीज मेरे को यहाँ पे मिल रही है, और एक चीज और भी ध्यान दीजिए, ये कैसे 0 आ गया? ये सारे के सारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। कॉन्जिक्यूटिव यानी एक के बाद एक आने वाले, जैसे पहले 98 आया, फिर 99 आया, फिर 100 आया, फिर 101 आया। तो कभी भी अगर ऐसा कुछ आ जाए, एक फॉर्मूला मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर कभी भी ऐसा आ जाए आइटा की पावर 4n, आइटा की पावर 4n प्लस 1, आइटा की पावर 4n प्लस 2, फिर आइटा की पावर 4n प्लस 3, तो कभी भी ऐसा दिख जाए तो इसकी वैल्यू सीधा बिना दिमाग लगाए 0 कर देना। यानी एक के बाद एक कभी भी नंबर दिख जाए, जैसे मैंने बोला 1001, आइटा की पावर 1002, आइटा की पावर 1003, ठीक है, फिर आइटा की पावर 1004, तो सॉल्व नहीं करना, सीधा आपको पता है इसका आंसर 0 होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और लेते हैं जरा इसके साथ में। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से मैंने लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आइटा स्क्वायर प्लस आइटा क्यूब प्लस आइटा की पावर 4। ऐसे करते करते आइटा की पावर 100 तक मैंने पहुंचा दिया और बोला कि इसमें ये बताओ कि इसकी वैल्यू क्या आएगी सॉल्व करके। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, तो क्या आएगी इसकी वैल्यू? 0 आएगी, 1 आएगी, 2 आएगी या -1 आएगी? अब ध्यान से देखो, हमारे को अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो पहले तो ये ध्यान दे दें, चार चार के गैप में जो होता है ये 0 बन जाता है, यानी ये 4 0 बनेंगे, उसके बाद 4 और 0 बनेंगे। तो मैं इतना लंबा नहीं करूंगा, अगर ये 1 से स्टार्ट हो रही है ना पावर, तो मैं ये देखूंगा खत्म कहाँ पे हो रही है। 100 पे खत्म हो रही है, क्या ये 100 4 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। 25 जोड़े जो हैं वो टोटल बन जाएंगे, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का आंसर कितना? 0। तो आंसर कितना है इसका? 1। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया, थोड़ा सा और तरीके से समझते हैं इसको। तो 1 प्लस, अगर मैं पूछूंगा 1 प्लस आइटा, यानी आइटा प्लस आइटा स्क्वायर प्लस आइटा क्यूब प्लस आइटा की पावर 4 कॉन्जिक्यूटिव है, क्या इसकी वैल्यू 0 होगी? बिल्कुल होगी। फिर आइटा की पावर 5 प्लस आइटा की पावर 6 प्लस आइटा की पावर 7 प्लस आइटा की पावर 8, क्या इसकी वैल्यू 0 होगी? बिल्कुल होगी। ऐसे चार के पहाड़े आप कहाँ तक पढ़ सकते हो? 100 तक। तो आप बोलोगे 25 बारी तक पढ़ सकते हो, 25 चौक 100 होता है ना, 25 100 पावर है ना इसमें, 25 बारी तक पढ़ सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि ये 100 तक जो है ये सारे के सारे 0 होने शुरू हो जाएंगे ना, यानी इसके बाद भी और बनाऊंगा तो भी 0 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, ऐसे करते करते जैसे पहुंचेगा 98 99 100, 97 98 99 100, ऐसे तक पहुंचेगा तो भी 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या? खाली 1। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, हमारे को तो नहीं आया समझ में, तो समझाने के लिए ऐसे करते हैं, मान लेते हैं 1 प्लस आइटा स्क्वायर, ऐसे करते करते ये 100 तक ना जाकर अब चला गया ये आइटा की पावर, मान लेते हैं 102 तक। ठीक है, 102 तक चला गया ये। तो आपको करना क्या है, ये अगर ये एक पावर से स्टार्ट हो रहा है, ये बात याद रखना, 1 2 3 ऐसे पावर चल रही है और 102 चल रही है, तो सीधा 102 को ना 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड करके ये देख लो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 2। यानी आइटा स्क्वायर, जैसे कि अभी लिखने के बताया ना, 19 को कैसे लिखते हैं? आइटा, पहले 19 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर देखो कितना बच रहा है, 3 बच रहा है, तो आइटा क्यूब लिखोगे इसको आप। ठीक है, तो आइटा स्क्वायर लिखो, इसकी वैल्यू क्या होती है? -1। तो ये 100 तो होगा ही इसके पीछे, ये सारे के सारे तो 0 बन चुके होंगे, तो आपको सिर्फ -1 याद रखना है। -1 ये और शुरुआत वाला प्लस का 1 ये, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये लास्ट वाले को ध्यान में रखना है, और जो लास्ट वाले का आंसर होगा वही इसका आंसर होगा। जो लास्ट वाला जैसे आइटा स्क्वायर है, तो इसका मतलब इस पूरे आइटा से लेके आइटा की पावर 102 तक का जो वैल्यू होगी वो -1 होगी। बचा हुआ आगे वाला जो होगा, अगर कुछ नंबर है तो माइनस कर देना, नहीं होगा तो नहीं करना। ठीक है, अब यहाँ पे ना चीजें बता रहा हूँ मैं, क्या होती है जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। समिश्र संख्या का जो जनरल फॉर्म होती है किसी भी, मतलब किस तरीके से हम लिखते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जनरल फॉर्म जो होती है वो किसी भी समिश्र संख्या को हम लिखते हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई की फॉर्म में। x और y जो होते हैं वो रियल वैल्यूज होती हैं, x को हम रियल एक्सिस भी कहते हैं, या रियल पार्ट भी कहते हैं हम इसका, क्योंकि आइटा लग रखा है y के साथ में, तो इसको हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इमेजिनरी। इमेजिनरी यानी काल्पनिक भाग कहते हैं इसको, और इसको बोलते हैं वास्तविक भाग। क्या बोलते हैं? वास्तविक, और इसको काल्पनिक। ठीक है, कल्पना से परे, काल्पनिक भाग। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट इसको हम कहते हैं। इसको जब लिखने का तरीका होता है, इसको हम IMG लिखते हैं और Z लगा देते हैं, यानी Z का इमेजिनरी पार्ट, इसको हम लिखते हैं RE और Z लगा देते हैं। तो इसको हम जब हम बात करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो ये दो पार्ट में बटा होता है।
एक रियल पार्ट जिसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, एक इमेजिनरी पार्ट जिसको वाई एक्सिस कहते हैं। और इसके जो प्लेन को कहते हैं इसको हम कहते हैं आर्गेंट प्लेन। इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बात करेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम जो है आइटा का केस आपका पूरा कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो के लिए बिल्कुल हमारे साथ में बने रहें तब तक। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले जो है हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का काफ़ी पार्ट ख़त्म कर लिया है। इसमें पार्ट 1 में हमने जो है इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट पढ़ा, ये कहाँ से आए हैं और किस तरीके से होते हैं। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हमने पढ़ा और कुछ ऐसे ट्रिक्स हमने पढ़ी जिससे हम क्वेश्चन को जो है बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। आज जो है ये सेकंड वीडियो है और सेकंड वीडियो में हम अब पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म के बारे में और इसको किस किस तरीके से हम ऑपरेट करते हैं और कैसे कैसे हम दिखाते हैं इसको। तो सबसे पहले तो जनरल फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है। अगर आपने इससे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में नहीं पढ़ा है तो इससे पहले वाली वीडियो जो है वो आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। जनरल फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर जो होती है वो होती है जेड। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं। सम्मिश्र संख्या की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई। अब इसमें दो चीजें होती हैं, ये एक्स और वाई जो होते हैं ये रियल नंबर होते हैं, यानी वास्तविक संख्याएं होती हैं, ठीक है, ये दोनों एक्स और वाई। लेकिन अगर इसके साथ में आइटा वर्ड जुड़ रखा है तो यहाँ पे ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, जिसको पहले वाले को एक्स वाले को हम बोलते हैं रियल पार्ट, ठीक है, और दूसरे वाले को हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके साथ में आइटा वर्ड जुड़ रखा है, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। अब इसमें भी क्या होता है कि रियल पार्ट को अगर लिखने का तरीका देखा जाए तो इसको हम आर ई जेड लिखते हैं, यानी रियल पार्ट ऑफ जेड। जेड का मतलब जेड वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका रियल पार्ट अगर आपसे पूछा जाता है तो ये एक्स है, यानी अगर आपसे पूछा जाए रियल एक्सिस क्या है तो आप बोलोगे एक्स एक्सिस है, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट की अगर हम बात करें तो इमेजिनरी पार्ट इसका जो हो जाता है इसको हम आई एम जी लिखते हैं और जेड लिख देते हैं, यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। जब इसको एक प्लेन पे बनाया जाता है तो एक्स वाई प्लेन के बीच में अगर इसको बनाया जाता है तो एक्स और वाई प्लेन, अगर मैंने एक्स और वाई एक्सिस के बीच में जो प्लेन बनाया है इसको एक्स वाई प्लेन कहते हैं। अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखा रहे हैं तो इसमें अगर मान लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आइटा वाई ये है, तो इसका मतलब ये है कि ये रियल एक्सिस पे, इसको कौन सा एक्सिस बोलते हैं, रियल एक्सिस। रियल एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस चला होगा और इमेजिनरी एक्सिस पे जो है वो वाई डिस्टेंस चला होगा और वो यहाँ पे पहुंच गया होगा, यानी पहले वो ऐसे चला, उसके बाद वो ऐसे चला और ये यहाँ पे पहुंच गया। तो अगर आपको इसकी पोजीशन दिखानी तो ये वैसे ही दिखाते हैं जैसे कि वेक्टर फॉर्म में दिखाते हैं। और इसमें हम एक प्लेन का यूज करते हैं, इसको हम रियल लाइन से नहीं बना है क्योंकि इसमें रियल नंबर का यूज नहीं हुआ है, तो इस प्लेन को हम कहते हैं आर्गेंट प्लेन। आर्गेंट प्लेन, ये जो कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है इसको कहते हैं हम, इसको एक और नाम से भी जानते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन। यानी इसको हम कार्टेशियन प्लेन में नहीं दिखाते। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, एक्स और वाई एक्सिस का जो प्लेन होता है जब हम रियल एक्सिस पे बनाते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास एक्स और वाई दो रियल एक्सिस हैं तो ये जो प्लेन बनता है इसको कार्टेशियन कहते हैं हम, कार्टेशियन, जिसको हम हिंदी में कहते थे कार्तीय, कार्तीय, है ना, कार्तीय तल कहते थे, और इंग्लिश में कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। लेकिन जब भी हम एक्स और वाई एक्सिस अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में बात करें तो ये कार्टेशियन प्लेन ना होकर कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गेंट प्लेन इसको हम कहा जाता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो जनरल फॉर्म है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई होती है। x जो डिस्टेंस है वो ये है ना, x एक्सिस पे चलिए, और y डिस्टेंस जो है वो ये वाली है, ठीक है, यानी ये वाली डिस्टेंस y है, ये वाली डिस्टेंस x है। अगर मैं पूछूंगा तो आप सीधा सीधा ये समझ सकते हैं कि ये एक पर्टिकुलर टाइप का ट्राइंगल बनाएगा। देखो जरा, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये कुछ, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ये पोजीशन उसकी यहाँ पर है एक्स प्लस आइटा वाई, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक वो एक्स चला होगा, यहाँ से यहाँ तक वो वाई चला होगा, है ना, ये वाई डिस्टेंस चला होगा। तो अगर मैं बोलूंगा ये 90 डिग्री का एंगल भी तो फॉर्म कर रहा है, तो अगर मैं इसको ओ बोलता हूँ, इसको ए बोलता हूँ, इसको बी बोलता हूँ, तो और ये वाली जो हाइपोटेनस है इसको आर बोलता हूँ, तो इसमें मैं एक पाइथागोरस थ्योरम लगा के आर स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि आर की वैल्यू जो आ रही है वो अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रही है। या इसको एक और तरीके से भी समझा जा सकता है कि ओ से लेके ए तक की दूरी जो है वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। ये जो ओ से लेके ए तक की दूरी होती है इसको हम कहते हैं मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ जेड, ठीक है, मॉड्यूलस जेड कहते हैं हम इसको। मॉड्यूलस जेड को हम इस तरीके से लिखते हैं जो कि मैंने अभी आपको, मॉड्यूलस ऑफ जेड यानी मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, इसको इस वाले चिन्ह से हम दिखाते हैं, मॉड जेड, ठीक है। तो मॉड जेड की जो वैल्यू होती है, मॉड जेड का काम क्या होता है, मॉड जेड होती है, आर भी लिखते हैं इसको या तो मॉड जेड भी लिखते हैं, वो होती है ओरिजिन से लेके ए पॉइंट तक की दूरी, ठीक है। चाहो तो इसको दूरी सूत्र से भी निकाल सकते हैं हम। कैसे, देखिए जरा,
वैसे तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर मेरे को इसको दूरी सूत्र से निकालना होता, दूरी सूत्र क्या होता है, एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। अगर मैं इसको भी इससे भी निकालता हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इससे अगर निकालेंगे तो एक्स टू माइनस एक्स टू की जगह पे इस समय मेरे को क्या दिख रहा है, अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट पूछूंगा आपसे तो आप बोलोगे एक्स कॉमा वाई। इसके कोऑर्डिनेट पूछूंगा आपसे तो आप बोलोगे 0,0 क्योंकि ओरिजिन है। तो x माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो क्या ये ऊपर वाला बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। x माइनस जीरो एक्स होता है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है। तो मॉड z का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मॉड का काम क्या है, मॉड है डिस्टेंस। डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक की, तो आप बोलोगे ओरिजिन से लेके उस पॉइंट तक की डिस्टेंस जो आप निकालना चाहते हो। कौन से प्लेन में, आर्गन प्लेन में। आर्गन प्लेन होता क्या है, कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है। क्या आर्गन प्लेन और कार्टेशियन प्लेन सेम होते हैं, नहीं, बिल्कुल अलग अलग होते हैं। तो ये कुछ बातें हमने सीख ली यहाँ पे। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स कैसे निकालते हो। इसको हम z इनवर्स से दिखाते हैं। इसका फॉर्मूला बड़ा आसान है। z इनवर्स निकालने के लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो z कॉन्जुगेट और दूसरा पता होना चाहिए मॉड ऑफ z। मॉड ऑफ z के बारे में हमारे को पता लग गया, मॉड्यूलस z क्या होता है। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ z क्या होता है ये हमारे को पता लग गया। ये हमने पढ़ लिया है कि इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल, है ना, मॉड जेड की, यानी इसकी वैल्यू मॉड जेड जब हमारे को निकालना होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल आता है अंडर रूट में। लेकिन ये जेड कॉन्जुगेट है क्या, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे को थोड़ा सा समझना है, उसके बाद हम इनवर्स पे आ जाएंगे। तो कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होता है ना, इसको हम संयुग्मी कहते हैं हिंदी में, संयुग्मी। ठीक है, संयुग्मी किसी भी सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी क्या होता है। तो इसको हम इस तरीके से दिखाते हैं, अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो x प्लस आइटा वाई, और z कॉन्जुगेट जो होता है वो होता है x माइनस आइटा वाई। ठीक है। इसी तरीके से अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है माइनस एक्स प्लस आइटा वाई, तो z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे माइनस एक्स माइनस आइटा वाई। एक चीज आपको ध्यान देनी चाहिए, हमने बचपन से पढ़ा है कि इसमें x प्लस आइटा वाई का x माइनस आइटा वाई हो जाता है। माइनस एक्स प्लस आइटा वाई लिखेंगे तो माइनस एक्स माइनस आइटा वाई हो जाएगा। अगर मैंने z इज इक्वल टू लिख रखा है एक्स माइनस आइटा वाई, तो इसका आंसर हो जाएगा z कॉन्जुगेट का x प्लस आइटा वाई। लेकिन एक चीज तो हमारे को समझ में आ रही है कि ये जो प्लस का साइन है वो माइनस हो जाएगा, माइनस का साइन है तो प्लस हो जाएगा। लेकिन एक चीज मेरे को समझनी और भी चाहिए इसमें। क्या समझना चाहिए, कि ऐसा ही क्यों हो रहा है कि ये x प्लस आइटा वाई है तो ये x माइनस आइटा वाई बन रहा है। मुझे ये भी समझना चाहिए कि ये क्यों नहीं चेंज हो रहा, इस पे भी तो साइन है प्लस का, यानी ये भी तो प्लस का x है, ये माइनस का क्यों नहीं बन रहा है। तो अगर मैंने ऐसे लिख रखा है माइनस एक्स प्लस आइटा वाई, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, माइनस एक्स माइनस आइटा वाई आ रहा है। तो ये हो क्यों रहा है, खाली यही क्यों चेंज हो रहा है ना, खाली ये सेकंड वाला ही क्यों चेंज हो रहा है। ऐसा कोई रूल है क्या कि हम इसी को चेंज करेंगे, कोई रूल नहीं है ये। ठीक है। कॉन्जुगेट का मीनिंग हमारे को सबसे पहले पता होना चाहिए, कॉन्जुगेट का मीनिंग होता क्या है। कॉन्जुगेट होता है रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन अबाउट अबाउट एक्स एक्सिस। अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने ये कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया, ये है x प्लस आइटा वाई। अगर मैं बोलूंगा इसका रिफ्लेक्शन बताओ एक्स एक्सिस के अबाउट, तो आप बोलोगे ये रहा, ये नीचे की तरफ जो रिफ्लेक्शन दिख रहा है। इसी को अगर मैं बोलूं x की कौन सी डायरेक्शन पे है ये, तो आप बोलोगे पॉजिटिव डायरेक्शन पे। y की कौन सी डायरेक्शन में, तो आप बोलोगे y की नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इसलिए माइनस आइटा वाई लिखा है, यानी ये है z कॉन्जुगेट और ये है z। ठीक है। इसी तरीके से मान लेते हैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इधर है, ये क्या होता है माइनस एक्स प्लस आइटा वाई। ठीक है। अगर मैं इसका कॉन्जुगेट निकालना चाहता हूँ तो नीचे की तरफ रिफ्लेक्शन ढूंढ लो इसका, ये रहा रिफ्लेक्शन, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स माइनस आइटा वाई। इसी तरीके से अगर इसका रिफ्लेक्शन ढूंढना है तो ये रहा ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स प्लस आइटा वाई। इसलिए ही हम क्या, मैं क्या देख पा रहा हूँ कि रिफ्लेक्शन हम एक्स एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं, यानी इसका ऊपर चले जा रहा है, ऊपर वाला नीचे चले जा रहा है, ऐसे ही नीचे वाला ऊपर चले जा रहा है, ऊपर वाला नीचे चले जा रहा है, यानी चेंज तो खाली वाई एक्सिस में आ रहा है, एक्स एक्सिस तो फिक्स हो रखा है बिल्कुल। ये कहीं पे भी इधर उधर हम इसमें रिफ्लेक्शन नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ वाई एक्सिस की रिस्पेक्ट, मतलब एक्स एक्सिस की रिस्पेक्ट में हम इसका रिफ्लेक्शन देख रहे हैं। तो अगर कभी भी रिफ्लेक्शन देखते हैं हम, तो हमारे को ये ध्यान देखना है कि कौन से एक्सिस के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन देख रहे हो, और अगर एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में है तो वो कॉन्जुगेट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर देगा, और हम इसी वाले को इसलिए चेंज भी कर रहे हैं। ठीक है। तो अभी बात हुई है क्या, चलिए मान लेते हैं हमारे को तीन क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हमारे को इनवर्स का फॉर्मूला मिल गया ना, z इज इनवर्स इज इक्वल टू होता है z कॉन्जुगेट अपॉन मॉड ऑफ z। मान लेते हैं हमारे को एक एक करके तीनों चीजें निकालनी है। मान लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल टू 2 प्लस आइटा।
तो z कॉन्जुगेट कैसे सॉल्व करेंगे, 2 - 3 आइटा। उसके बाद बोला इसका मॉड्यूलस निकाल के दिखाओ। तो मॉड ऑफ z क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हम क्या करेंगे, अंडर रूट में x की जगह पे 2 का स्क्वायर प्लस y की जगह पे -3 का स्क्वायर डाल देंगे और इसका आंसर निकाल के देख लेंगे क्या आ रहा है। तो इसका आंसर आ रहा है 2 का स्क्वायर। अगर हम बात करें 2 का स्क्वायर होता है 4 और ये होता है 9। 9 और 4 क्या होता है, अंडर रूट में 13। इसके बाद आ जाता है z इनवर्स निकालना है। z इनवर्स होता है z कॉन्जुगेट यानी 2 - 3 आइटा। थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये फर्स्ट का हो गया, ये सेकंड का हो गया। 2 - 3 आइटा अपॉन अंडर रूट में 13, इसका जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2/√13 -3 आइटा अपॉन अंडर रूट 13। तो ये दोनों तरीके से लिखा जा सकता है और ये ही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये तीनों क्वेश्चन करने हैं हमारे को, है ना। अगर इसमें फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप मेरे को कमेंट में लिख के जरूर बोल सकते हो कि कहाँ पे क्या डाउट लग रहा है और कहाँ पे क्या डाउट आपका आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम बढ़ते हैं जरा, और टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करते हैं। सबसे पहले एडिशन की बात करते हैं। एडिशन क्या करते हैं, मतलब मान लेते हैं आपके पास में दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 और Z2। इन दोनों को ऐड करना है तो कैसे करोगे, मान लेते हैं Z1, मैं एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेके देखता हूँ। 2 + 3 आइटा और Z2 है 3 + 9 आइटा, ठीक है। मुझे अगर इन दोनों को ऐड करना है तो इसका मतलब 2 + 3 आइटा को किसके साथ में जोड़ना है, 3 + 9 आइटा के साथ में जोड़ना है। तो ऐड करने का एक रूल याद रखना, या सब्ट्रैक्ट करने का भी यही है। रियल वाले को रियल वाले के साथ में जोड़ो, इमेजिनरी वाले को इमेजिनरी वाले के साथ में जोड़ो। रियल रियल होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी होता है। तो 2 + 3 को एक साथ में जोड़ो, प्लस आइटा एक साथ में लिखो, 3 + 9। तो ये क्या बनेगा, 2 3 5 हो जाता है, प्लस आइटा 9 और 4, 9 और 3 12। तो 12 आइटा लिख लो या आइटा इंटू 12 लिख लो, बात एक ही है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से मैं ये हटा देता हूँ। तो 5 + 12 आइटा जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अब मान लेते हैं मेरे को इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी सब्ट्रैक्शन निकालना है मेरे को, सेकंड वाला, ठीक है। एडिशन के बाद में सब्ट्रैक्शन अगर मेरे को निकालना है तो क्या होगा, 2 + 3 आइटा को मैं माइनस करूंगा किस में से, 3 - 9 आइटा में से। माइनस करने का भी तरीका ऐसे ही, 2 - 3 करो फिर प्लस लगाओ, ठीक है। फिर क्या करोगे, 3 - 9, 3 - 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलो 3 - 9 कर लो आइटा लगा के, फिर क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका, ये आपका बनेगा एक तो -1 फिर प्लस 9 10 11 12, तो 12 आइटा, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई होगी कैसे माइनस कर रहे हैं कैसे प्लस कर रहे हैं। अगर आपको ऐसे भी समझ नहीं आ रहा, नॉर्मल ब्रैकेट खोलो, जो आपको आइटा वाले दिख रहे हैं उनको साथ में जोड़ दो या घटा दो, जो भी हो रहा है उसके साथ में। जो बिना आइटा के साथ में दिख रहे हैं, अच्छा यहाँ पे ना प्लस था, है ना, क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस था, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। चेंज क्या आ जाएगा, देखो ये थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हुई है, यहाँ पे 3 - 9 हो जाएगा, 3 - 9 हो जाता है -6, तो ये हटाओ, -6 आइटा कर लो इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा इतना। और इसमें अब तीसरा चीज आती है, मान लेते हैं ये तो एडिशन कर दिया सब्ट्रैक्शन कर दिया, मेरे को करना है, मान लेते हैं मल्टीप्लाई दो नंबर को। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आइटा और क्या था वो वाला 3 + आई थिंक 9 आइटा था। मेरे को इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका वही है जैसे आप नॉर्मल ब्रैकेट ओपन करते हो, ठीक है। 2 3 कितना होता है 6, 3 3 कितना होता है 9, ठीक है। आइटा लगा दो और फिर 2 9 9 दूनी 18। फिर क्या करो, 3 9 27 और आइटा स्क्वायर लिख दो। तो आइटा स्क्वायर की वैल्यू आप डालना मत भूलना, आइटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो -27 हो जाएगा, प्लस का 6 प्लस 9 और 8 17 आइटा। तो ये मिलेगा कितना, माइनस का 27 में से 6 माइनस करो 21 मिल जाएगा, प्लस 17 आइटा। ये इसका जो होगा आंसर हो जाएगा। डिवाइड करने का तरीका जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है इससे। जैसे मान लेते हैं मेरे को दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना है, Z1 और Z2 को। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं मैंने लिया 2 + 3 आइटा और यहाँ पे ले लिया 1 - आइटा से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो डिवाइड करने का एक तरीका याद रखना, कभी भी आइटा मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया अपॉन में नहीं आता। अगर अपॉन में आ रहा है तो इसको रैशनलाइज यानी परिमेयकरण करके इसको आइटा को नीचे से हटा दो, ठीक है। अगर सिंगल नंबर है तो भी, और डबल नंबर है तो इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसको तब हटा सकते हो आप। तो अगर मेरे को इसको हटाना है, मान लेते हैं मैं इसको हटाना चाहता हूँ, क्या है नीचे 1 - आइटा है, तो मेरे को करना क्या होगा, 1 + आइटा से ऊपर नीचे जो है वो गुणा करनी पड़ेगी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 1 + आइटा से दोनों जगह पे गुणा करनी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा, 2 + 3 आइटा की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 हो जाता है और 2 × आइटा प्लस 2 आइटा हो जाता है, प्लस 3 आइटा हो जाएगा और प्लस 3 आइटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नीचे जो बनेगा ना, नीचे हर बार आपका एक चीज याद रखना, नीचे फॉर्मूला बनेगा a + b और a - b का।
ठीक है। ये जब भी फॉर्मूला बनेगा तो ये बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये आपका हर बार क्या बन जाएगा, नीचे ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आइटा का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है वो बात आपको याद रखनी चाहिए। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। और आइटा स्क्वायर की अगर हम बात करें तो आइटा का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलोगे -1 होता है। हमारे को इसका जो आंसर निकलेगा, आंसर कुछ इस तरीके से निकलेगा। अगर मैं इक्वल टू का साइन यहाँ पे वापस लगा देता हूँ तो ये बनेगा 2 माइनस 3 माइनस का 1 प्लस 5 आइटा तो ऊपर बन गया, नीचे बना 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 1, क्यों, क्योंकि आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, -1 माइनस ये वाला मिला के प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस का 1 जैसे ही हुआ तो ये मिलेगा क्या, -1 प्लस 5 आइटा अपॉन 2 आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर जब हम लोकेट करते हैं ना किसी भी एक्सिस का, आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है पहले। आर्ग्यूमेंट इंग्लिश वाला वर्ड नहीं है ये आर्ग्यूमेंट, ठीक है, कि आप मेरे से आर्ग्यूमेंट कर रहे हो क्या, वो वाला आर्ग्यूमेंट नहीं है। आर्ग्यूमेंट बहुत अलग बात है यहाँ पे। इसको हम कोई भी आर्ग्यूमेंट अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का लिखना है तो इसको हम ARGZ करके लिख सकते हैं, यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड होता क्या है ये, एम्पलीट्यूड आर्ग्यूमेंट ये होता क्या है, अगर मान लेते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप लोकेट करना चाहो, मान लेते हैं ये है x प्लस आइटा वाई, तो आप इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके लोकेट करोगे। मैं सीधा सीधा आपसे अगर ये पूछूं क्या ये लाइन एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बना सकती है क्या, तो आप बोलोगे बिल्कुल बना सकती है। लेट अस सपोज दिस एंगल इज थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है। अगर मैं बोलूंगा यही लाइन अगर इधर हो तो भी तो ये कुछ ना कुछ एंगल बना रही होगी, है ना। लेट अस सपोज दिस एंगल इज अगेन थीटा, बट मैं क्या कह सकता हूँ, क्या ये थीटा होगा, तो आप बोलोगे नहीं थीटा नहीं है, लेकिन 180 माइनस थीटा के आसपास है कुछ, है ना। तो ये जो एंगल आप बना रहे हो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, इसी को हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं। आर्ग्यूमेंट टोटल 4 तरीके से डिफाइन होते हैं, यानी एंगल कैसे कैसे बन सकते हैं। एक तो नीचे की तरफ बन सकते हैं, ये थीटा था तो ये हो जाएगा माइनस थीटा। ये वाला क्या होगा, तो आप बोलोगे इस डायरेक्शन में आ रहे हो नीचे की तरफ, ऐसे ऐसे अगर आ रहे हो तो ये हो जाएगा माइनस का 180 प्लस थीटा। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट ऐसे 4 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, यानी 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड होते हैं। ये पहला क्वाड्रेंट होता है जिसको प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, ये दूसरा क्वाड्रेंट होता है जिसको द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है जिसको तृतीय चतुर्थांश कहते हैं, और ये फोर्थ वाला जिसको चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। तो ये चारों क्वाड्रेंट में जो होते हैं ये 4 आर्ग्यूमेंट डिफाइंड होते हैं। आर्ग्यूमेंट का सीधा सीधा सा मतलब ये है, एंगल जो बन रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से वो एंगल हम निकाल रहे हैं थीटा, इसी को हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं। ठीक है, तो एंगल मेरे को देखो एक चीज याद रखनी है कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही निकालना है, तभी मैंने इसको 180 माइनस थीटा लिखा है, तभी इसको मैंने माइनस 180 प्लस थीटा लिखा है। लेकिन आपने पढ़ा होगा रियल एक्सिस में जो होता है 180 प्लस थीटा होता है थर्ड क्वाड्रेंट, लेकिन मैंने इसको -180 प्लस थीटा इसीलिए लिखा है क्योंकि मैं एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज रोटेशन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो पॉजिटिव एंगल लेके चलते हैं, लेकिन जब क्लॉकवाइज चलते हैं तो नेगेटिव एंगल लेते हैं। जैसे इस डायरेक्शन में चलोगे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन जब भी लोगे तो नेगेटिव एंगल लेके चलोगे आप। अब इसमें थीटा का एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको थीटा यानी आर्ग्यूमेंट निकालना है तो थीटा इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स मॉड के अंदर y अपॉन एक्स। और इसको निकालना बड़ा इजी है, मतलब मैं ये कह सकता हूँ सबसे इजी काम है आर्ग्यूमेंट निकालना। आपको बस कुछ चीजें याद रखनी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के साइन क्या होते हैं, प्लस प्लस, सेकंड के होते हैं माइनस प्लस, थर्ड वाले के होते हैं माइनस माइनस, और फोर्थ वाले के क्या होते हैं, प्लस माइनस। ये बचपन में हमने पढ़े होंगे, प्लस प्लस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस माइनस। कंसिडर करते हैं आपको एक z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, इसका आर्ग्यूमेंट निकालना है। z इज इक्वल टू कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लेते हैं 1 प्लस आइटा। ठीक है, सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर हम बनाते हैं, चारों का निकालते हैं। हम निकालते हैं -1 प्लस आइटा, थर्ड वाले का निकालते हैं -1 माइनस आइटा, और फोर्थ वाले का निकालते हैं -1 और नहीं 1 माइनस आइटा। फोर्थ वाला कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं 1 माइनस आइटा। हमको इन सब के आर्गुमेंट निकालने हैं, तो मेरे को फॉर्मूला पता होना चाहिए थीटा का। थीटा का क्या होता है, tan इनवर्स y अपॉन एक्स। तो y की जगह पे देखो इस समय क्या दिख रहा है, तो आप बोलोगे आइटा दिख रहा है, लेकिन आइटा के बगल में जो होता है वो y होता है। आइटा के बगल में कुछ नहीं है तो 1 मान के चलोगे, तो y की जगह पे 1 दिख रहा है और x की जगह पे भी 1 दिख रहा है, मॉड के अंदर है। तो tan इनवर्स 1 कितने डिग्री पे होता है, tan 1, तो आप बोलोगे 45 डिग्री पे होता है, तो 45 को लिखते हैं पाई बाय 4 लिखते हैं। पाई बाय 4 लिख लो या तो खाली 45 भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पाई बाय 4 लिखते हैं। तो पाई बाय 4 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, पहले क्वाड्रेंट में है तो कोई चेंज भी नहीं करना, सीधा सीधा जो थीटा निकला वो इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन मान लेते हैं यही क्वेश्चन सेकंड क्वाड्रेंट में दे रखा होता, तब इसमें y के प्लेस पे तो 1 है और x के प्लेस पे क्या है, -1। तब इसका आंसर पाई बाय 4 नहीं लिखना आपको, फिर आपको लिखना है 180 माइनस थीटा। 180 का मतलब होता है पाई,
तो पाई माइनस थीटा आपको इसका आंसर लिखना है, यानी पाई माइनस पाई बाय 4 इसका आंसर होगा। थीटा वो है जितने डिग्री पे ये डिफाइंड है। टेन वन कितने डिग्री पे होता है, मॉड के अंदर ही है ना। टेन जो है वो मॉड के अंदर ही है, तो वन तो मॉड के अंदर ही होगा, बट ये पॉजिटिव ही होगा 45 डिग्री पे ही। बट ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया इसकी वजह से, क्योंकि इसके साइन ऐसे हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे ही आया ये बनेगा 3 पाई बाय 4, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही मान लेते हैं, इसको कंसीडर करते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट में, ये वाला -1 माइनस आइटा। थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये होगी टेन इनवर्स -1 अपॉन -1। अब माइनस माइनस मेरे को पता है ये थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसको -180 प्लस थीटा लिखा जाएगा। -180 प्लस थीटा यानी -180 प्लस थीटा ऐसे लिखा जाएगा। अब थीटा की वैल्यू देखो, ये था ना टेन इनवर्स -1 अपॉन -1। थीटा की वैल्यू 1 ऐसे बनेगा, ये टेन इनवर्स मॉड के अंदर 1 बना है। लेकिन मैं इसका आंसर डायरेक्ट पाई बाय 4 नहीं लिख सकता, क्योंकि वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रखा है इन दोनों की वजह से। तो आपको इसको माइनस पाई प्लस पाई बाय 4 लिखना पड़ेगा, यानी इसका आंसर माइनस का 3 पाई बाय 4 आएगा सॉल्व करके। सॉल्व करना सबको आता होगा, माइनस पाई की 4 से मल्टीप्लाई करके प्लस कर देंगे हम पाई में उसको। लास्ट अगर इसको चौथे क्वाड्रेंट में पहुंचाते हैं, चौथे क्वाड्रेंट के लिए हमने क्या करा था, z इज इक्वस टू 1 माइनस आइटा ले रखा था। तो z इज इक्वस टू अगर मैं लेता हूँ 1 माइनस आइटा, तो इसका मतलब ये है 1 -1 इंटू आइटा लिखा हुआ है, यानी y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 1 है। ठीक है। तो टेन इनवर्स जैसे ही मैं निकालूंगा थीटा यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ z, टेन इनवर्स y अपॉन x, तो क्या करेंगे -1 अपॉन 1 करेंगे। अब ये है चौथे क्वाड्रेंट में, चौथे क्वाड्रेंट में क्या होता है माइनस का थीटा, ये बात याद रखना। ठीक है। तो इसका आंसर पाई बाय 4 ना होकर क्या हो जाएगा, माइनस का पाई बाय 4। दोबारा से रिकॉल करते हैं, पहले वाले में खाली थीटा आंसर था तो पाई बाय 4, दूसरे वाले में आंसर होता था पाई माइनस थीटा, तो इसको हमने लिखा पाई माइनस पाई बाय 4। थर्ड वाले में हमने लिखा पाई माइनस पाई प्लस थीटा, तो इसको हम लिखते हैं माइनस पाई प्लस पाई बाय 4। और लास्ट वाले को हम लिखते हैं जो माइनस थीटा होता है, तो माइनस थीटा यानी माइनस का पाई बाय 4। एक बात याद रखिएगा, जब भी आप क्वाड्रेंट में चेंज कर रहे हो, तो क्वाड्रेंट में चेंज करते हुए आपको ये ध्यान देना है कि किस क्वाड्रेंट को आप क्या लिखते हो। ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट को खाली थीटा लिखते हो, सेकेंड वाले को लिखते हो पाई माइनस थीटा, थर्ड वाले को लिखते हो माइनस पाई प्लस थीटा, और फोर्थ वाले को लिखते हो आप माइनस थीटा। इसके हिसाब से इसके जो है आंसर भी चेंज होने शुरू हो जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं जरा। एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे मान लेते हैं z इज इक्वल टू दे रखा है आपको 1 प्लस आइटा रूट 3। आपको ना इसका आंसर निकाल के बताना है कि इसका आंसर क्या आ रहा है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z आपसे पूछा जाता है, या एम्पलीट्यूड, कोई भी वर्ड यूज करें, एम्पलीट्यूड भी यूज करें, एम्पलीट्यूड ऑफ z आपको ये निकालना है, या खाली थीटा ही बोल दे तो भी ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स y अपॉन x। क्लियर है। तो टेन इनवर्स आपको देखना है y की जगह पे क्या है √3, x की जगह पे 1, तो टेन इनवर्स √3 हो गया। अब आपको ये देखना है 10 में √3 कितने डिग्री पे आता है, तो आप बोलोगे 60 डिग्री पे आता है। 60 डिग्री को क्या लिखते हैं हम, पाई बाय 3, है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और कैसे पता लगा मेरे को ये इसका आंसर करेक्ट है, क्योंकि ये भी प्लस का ये भी प्लस का, दोनों प्लस के, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर क्या होता है, वो होता है थीटा। क्या होता है, थीटा। तो थीटा आ तो गया। लेकिन अगर यही चीज मान लेते हैं मेरे को चेंज करनी होती, मैं यहाँ से मैं कुछ ना कुछ चेंज करता हूँ इसमें, ठीक है ना। इसमें मैं माइनस का साइन लगाता हूँ पहले, तो माइनस प्लस, अब माइनस प्लस यानी ये वाला माइनस में हो गया। तो इसका आंसर जो आएगा वो माइनस का √3 आ रहा है। वो अगर मैं मॉड से बाहर निकालूंगा तो वो प्लस का हो जाएगा, वो बात तो क्लियर है। लेकिन √3 आ रहा है, तो इसका आंसर क्या ये सही होगा, तो ये आंसर गलत होगा। क्यों गलत होगा, अगर ये सेकंड, अब ये आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में जो है इसका आंसर होता है पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस, आपको पता है पाई बाय 3 पे √3 आता है, तो पाई बाय 3 लिख दो यहाँ पे। यानी एंगल तो यहीं से पता लगेगा, बस आपको ये देखना है कि पाई माइनस करना है, माइनस पाई प्लस थीटा लिखना है, या माइनस थीटा लिखना है, ये आप पे ध्यान देना है बस। तो 2 पाई बाय 3 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इसको ऐसे करता वन माइनस आइटा √3, अगर मैं इसको कर देता तो ये चौथे क्वाड्रेंट में पहुंच जाता, इसका आंसर माइनस थीटा होता। उस केस में इसका आंसर -पाई बाय 3 हो जाता, क्योंकि √3 पाई बाय 3 पे होता है। थीटा की जगह पे पाई बाय 3 डाल देते तो -पाई बाय 3 हो जाता। z इज इक्वल टू, अगर मैं -1 माइनस आइटा √3 अगर मैं इसको लिखता, तो उस केस में इसका आंसर जो हो जाता वो हो जाता टेन इनवर्स माइनस का √3 अपॉन माइनस का 1। आपको माइनस से कुछ लेना देना नहीं है, आप ये देखो √3 कितने डिग्री पे आ रहा है। ठीक है, क्योंकि मॉड लगा रखा है तो माइनस तो हट ही जाएगा। √3 जो होता है वो पाई बाय 3 पे आता है, लेकिन ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो पाई प्लस थीटा माइनस में जो है हम इस तरीके से लिखते हैं, तो माइनस पाई प्लस पाई बाय 3, यानी थीटा की वैल्यू पाई बाय 3 तो आप डालोगे, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगल बगल में क्या डाल रहे हो। तो माइनस पाई प्लस पाई बाय 3 जैसे ही रखोगे, तो इसका आंसर माइनस का 2 पाई बाय 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसके आंसर है।
अब नेक्स्ट चीज हमारे को जो पढ़नी है वो पढ़नी है प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट, यानी कोई भी आर्ग्यूमेंट जब हम निकालते हैं थीटा, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना चाहिए, आर्ग्यूमेंट जो होता है ना वो थोड़ा थोड़ा यानी पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा लॉग की तरह से काम करता है। अगर मैंने आर्ग्यूमेंट ऑफ दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 का निकालना है और ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। ये प्रॉपर्टी ना हम लॉग में भी पढ़ते थे, अगर आपको याद हो, लॉग एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू होता है लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, है ना। तो वही प्रॉपर्टी लगभग लगभग इसमें फॉलो होती है, बस वो मिलती जुलती है। ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आर्ग्यूमेंट और लॉग एक ही चीज है, अलग अलग चीजें हैं दोनों, बट प्रॉपर्टी मिलती मिलती जुलती प्रॉपर्टी जो है कुछ शेयर करते हैं ये। सेकंड, अगर आपसे पूछा जाए आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 बताओ, तो लॉग में भी ऐसी प्रॉपर्टी होती थी। इसमें हम क्या करते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 कर देते हैं और माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 कर देते हैं। लॉग एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, अगर आपने पढ़ा हो तो वो उसमें यूज होती है। अगर मेरे को आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 की पावर कुछ मान लेते हैं दे रखा है n, मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है, तो n इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z होता है। यानी अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसमें हो क्या रहा है कि ये जो Z की पावर n है, पावर ये जंप मार के कहाँ आ गई है, आगे आ गई है। ऐसे ही अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं, उसका कॉन्जुगेट अगर मेरे को निकालना है, तो इसमें आपको इतनी मेहनत नहीं करनी, आपको माइनस लगा देना है और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z के इक्वल हो जाता है। तो ये जो प्रॉपर्टीज है ना आर्ग्यूमेंट की, ये बहुत ही, मैं ये कह सकता हूँ, बेनिफिशियल है आपके लिए। अगर आप आर्ग्यूमेंट के बारे में पढ़ रहे हो तो आपको ये प्रॉपर्टीज आनी ही आनी चाहिए। अगर आपको ये प्रॉपर्टीज नहीं आती तो आप क्वेश्चन में हर बार फंसोगे। ठीक है, तो दो तीन चीजें आपको याद रखनी है। अगर मान लेते हैं आपसे बोल दिया जाए कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जीरो निकालना है, आपको जीरो का आर्ग्यूमेंट बताओ, जीरो एक रियल नंबर है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जीरो का मतलब ये आपसे पूछ क्या रहा है, ये आपसे पूछ रहा है जीरो प्लस आईटा इंटू जीरो, इसका आर्ग्यूमेंट बताओ। तो अब आपको क्या ध्यान में आएगा, आप इसको ऐसे लिखोगे, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, तो जीरो अपॉन जीरो, टेन इनवर्स जीरो अपॉन जीरो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है, आप इसका आंसर नहीं निकाल सकते, आप इसको जीरो मत बोल देना। ठीक है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ऐसी फॉर्म होती है जिनका आंसर निकालना पॉसिबल नहीं होता। अगर आपको ये नहीं पता तो आप पुरानी वीडियोस में देख सकते हो, बहुत सारा समझाया है इसके बारे में मैंने। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा ना, नॉट पॉसिबल। आर्ग्यूमेंट ऑफ जीरो जो होता है वो कभी भी पॉसिबल नहीं होता। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं आगे का भी लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करना है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जीरो तो आपको समझ में आ गया। मान लेते हैं कि अगर Z1 और Z2 दो इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, मान लेते हैं दो इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, और तो सीधी सी बात है कि मैं इसका मॉड निकालूंगा तो मॉड भी इक्वल ही आएगा, और आर्ग्यूमेंट निकालूंगा तो आर्ग्यूमेंट भी इक्वल ही आएगा। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो आपस में इक्वल हैं, तो इन दोनों का आर्ग्यूमेंट और मॉड जो होता है वो आपस में इक्वल होता है, ये बात आप याद रखना। अगर मान लेते हैं आपसे बोला जाता है प्योरली इमेजिनरी नंबर का आर्ग्यूमेंट बताओ, ठीक है, प्योरली इमेजिनरी नंबर का, इसका आर्ग्यूमेंट बताओ। ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बताओ प्योरली इमेजिनरी नंबर के लिए, तो ये दो आंसर आ सकते हैं इसके, या तो पाई बाय टू आएगा या तो माइनस का पाई बाय टू आएगा। ये बात रखना याद। रियल नंबर का अगर आपसे पूछेगा, ठीक है, फॉर प्योरली रियल नंबर, यानी जिसमें आइटा ना आए, ठीक है, प्योरली रियल नंबर, इसके लिए जो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू होती है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो होता है, वो दो आ सकता है, वो भी या तो जीरो या तो पाई। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं आर्ग्यूमेंट की जिसके ऊपर हमने बात करी है। आज आर्ग्यूमेंट तक हमने करवा दिया है, इसके आगे का पार्ट जो है हम इसका दूसरी वीडियो में करवाने वाले हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ में, थैंक यू। हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम पार्ट 3 कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, जिसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। और इसमें ना काफी सारे क्वेश्चन हमने करने हैं, मतलब इसको पढ़ना तो है ही, और इसके ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं वो भी हम देखेंगे। तो इसमें एक ना, पहले तो इजी इजी क्वेश्चन हम करेंगे, उसके बाद इसका लेवल हम थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाना शुरू हो जाएंगे, और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है इसके बाद आपको इसकी हर चीज आ जाएगी लगभग। और इसमें मेरे को नहीं लगता कि आपको किसी भी तरीके का डाउट रहने वाला है। अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता क्या है और इसको किस तरीके से करते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई अगर आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कंसीडर करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर आता है, यानी एक्स की वैल्यू जो आती है अंडर रूट में फोर आती है प्लस माइनस करके। तो मैं इसको प्लस माइनस टू लिख देता हूँ, सबको पता ही है ना। यानी एक्स की दो वैल्यू आती है, टू और माइनस टू। तो मैं ये कह सकता हूँ, यहाँ से मैं एक रिजल्ट निकाल सकता हूँ कि अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस समथिंग या एक्स स्क्वायर वाली कोई, मतलब जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करता हूँ, तो उसके दो रूट निकलते हैं, दो रूट्स निकलते हैं, यानी एक रूट तो ये निकला, एक रूट ये निकला, टोटल दो रूट्स होंगे इसके एग्जैक्टली।
यानी इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके रूट होते हैं। अगर 2 डिग्री की इक्वेशन है तो उसके रूट भी 2 ही निकलेंगे, यानी उसको सॉल्व करके 2 आंसर मेरे पास में आएंगे। अगर इक्वेशन की डिग्री 3 है तो इसके आंसर भी 3 ही आएंगे फिर हमारे पास में, यानी 3 आंसर आपको मिलेंगे एक्स की वैल्यू। अब बात ये आती है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। मान लेते हैं आपको जो है एक्स क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू जीरो को सॉल्व करना पड़ गया। एक्स क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू जीरो को सॉल्व करा तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू आ जाएगा वन, तो एक्स की वैल्यू अब क्या आएंगी। अब आप ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वन की पावर वन बाई थ्री करके इसका आंसर बोल देते हैं, एक्स की वैल्यू वन आएगी। लेकिन ये ना, ये मेथड जो होते थे ये क्लास 8 तक 9 तक ना बच्चों को समझाने के लिए कर दिए जाते थे। हमारे को ये पता है कि जितनी डिग्री की इक्वेशन है उतनी तो उसके रूट्स होंगे, है ना। यानी कितने डिग्री की स्टेट इक्वेशन है, ये 3 डिग्री की इक्वेशन है, यानी इसके 3 आंसर आने चाहिए। ठीक है, और आप कह रहे हो सिर्फ x इज इक्वल टू वन एक आंसर होगा, 2 आंसर और भी तो आने चाहिए थे, वो आंसर कहाँ गए। तो इसी के ऊपर जो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट आता है। ये कहता है कि ये जो क्वेश्चन है ना, इसको ऐसे सॉल्व नहीं करना। आपको करना क्या है, एक्स क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू जीरो अगर आता है तो आप इसको ऐसे करो, एक्स क्यूब माइनस वन का क्यूब लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वन का क्यूब क्या होता है, वन ही होता है। तो हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब माइनस वन का क्यूब कर लेंगे और इसमें एक फॉर्मूला लगाएंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। अगर वो आपको फॉर्मूला याद हो तो फॉर्मूला होता था ए माइनस बी, क्लास नाइन्थ में और एट्थ में पढ़ते थे, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, है ना। ये फॉर्मूले का हम यूज कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी लिख दो या ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, तो अगर मैं ध्यान से देखूं, एक्स क्यूब यानी ए क्यूब की जगह पे एक्स क्यूब है और बी क्यूब की जगह पे वन है, तो मैं इसका लिख सकता हूँ एक्स माइनस वन, फिर ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस ए बी यानी वन इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू जीरो हम इसको कर लेते हैं, तो ये मिलेगा एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, इसको तो सॉल्व कर सकते हैं अपन। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो तो एक्स की वैल्यू वन आ जाएगी, लेकिन अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो मुझे ये ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करना पड़ेगा, ये डायरेक्ट नहीं हो पाएगा। ये कहता है कि ए की वैल्यू निकाल लो, बी की वैल्यू निकाल लो, सी की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, अब आपको करना क्या है, एक्स की जो वैल्यू होती है वो फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, है ना, अपॉन टू है। ये वाले फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं, तो माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर वन माइनस फोर इंटू वन, है ना, फोर ए सी अपॉन टू इंटू वन। तो इसका आंसर मिल रहा है मेरे को माइनस वन प्लस माइनस माइनस का अंडर रूट थ्री मिल रहा है ना, अपॉन टू। तो माइनस के अंडर रूट थ्री को हमने पढ़ा है कि आइटा रूट थ्री लिख सकते हैं, आइटा रूट थ्री अपॉन टू। यानी एक्स के 3 आंसर मिले हैं मेरे को, एक्स की वैल्यू एक वन मिली है, एक्स की वैल्यू एक माइनस वन प्लस आइटा रूट थ्री अपॉन टू मिली है, और एक्स की वैल्यू एक माइनस वन माइनस आइटा रूट थ्री अपॉन टू मिली है। ये 3 वैल्यू मिली है। इन तीनों को हम कहते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी यूनिटी के 3 आंसर आ सकते हैं जब हम उसका क्यूब रूट निकालते हैं। पहले वाले को हम वन ही कहते हैं, दूसरे वाले को हम एक नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं ओमेगा, तीसरे वाले को हम बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर। तो किसी भी अगर आप क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो तो इसके 3 रूट निकलते हैं, यानी अगर आपने एक्स क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू जीरो करा तो एक्स की 3 वैल्यू आएंगी, वन, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर। इन तीनों वैल्यू को हम एक नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं हम इनको, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हम इसको कहते हैं। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ से आता है। अब अगर मैं इसको प्लॉट करना चाहूँ, मान लेते हैं मेरे को इसको प्लॉट करना है और इसको मेरे को एक्सिस पे प्लॉट करके एक ग्राफ बनाना है। जैसे मान लेते हैं ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, मेरे को इसका एक ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ जब भी मैं इसका बनाता हूँ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का, है ना, तो अगर मान लेते हैं ये पोजीशन वन है, ये वाली पोजीशन वन है, ठीक है, तो ये वाली पोजीशन जो आएगी ये आएगी माइनस वन प्लस आइटा रूट थ्री अपॉन टू, आइटा रूट थ्री अपॉन टू। आर्गेंट प्लेन पे मैं एक बना रहा हूँ, आर्गेंट प्लेन होता है कौन सा प्लेन, वाई एक्सिस का इमेजिनरी प्लेन जिसको हम कहते हैं, और ये एक्स एक्सिस का। ठीक है, ऐसे ही ये वाली जो तुम्हारा बनेगा, ये बनेगा माइनस वन माइनस आइटा रूट थ्री अपॉन टू। जब मैं इन तीनों को पॉइंट को मिलाता हूँ तो एक ट्राइंगल बनता है। इस ट्राइंगल को हम नाम देते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये एंगल कितने डिग्री का बनाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाएगा। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल ये एंगल बनाएगा 60 डिग्री का, यहाँ पे भी 60, यहाँ पे भी 60 और यहाँ पे भी 60, 60 डिग्री के ये तीन एंगल बनाएगा। और अगर ये तीन एंगल बनाएगा तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा। अगर हम बात करें कि और कोई भी फिगर बनाता है क्या, ये बिल्कुल बनाता है। अगर मैं इसको फिगर को ऐसे जोड़ूं पूरा का पूरा, तो ये जो फिगर बनती है ना, ये वाली, ये जो फिगर बनती है ये एक सर्कल बनती है। मेरे हाथ से सर्कल पूरा सही से बना नहीं, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो फिगर बनती है ये क्या बनती है, एक सर्कल बनती है। और इस सर्कल की अगर मैं आपसे पूछूंगा रेडियस बता दो, तो आप बोलोगे यहाँ से लेके यहाँ तक,
मैं इसको थोड़ा सा डार्क करता हूँ ये वाले कलर से। यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो आपको दिख रहा है इतनी, ये इसकी रेडियस होगी। ऐसी पीछे की भी तरफ होगी, हमसे ढंग से सर्कल बना नहीं, सर्कल जो है ऐसा पीछे तक पूरा का पूरा सर्कल होगा, ऐसे पॉइंट पे टच हो रहा होगा। तो इस सर्कल की रेडियस होती है यूनिट। यूनिट यानी 1 रेडियस का सर्कल होता है ये। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मेक मेक अ सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, यूनिट रेडियस का एक सर्कल बनाता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, बाकी हर किसी की बात नहीं कर रहे हैं हम। ट्राइंगल की बात करें तो कौन सा ट्राइंगल बनाता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाता है तो ये आपको पता होना चाहिए, यानी ये जो तीनों पॉइंट हैं ये जब आपस में इसको कंबाइन करोगे लाइन की फॉर्म में, तो ये 60 डिग्री के जो है वो एंगल बनाएंगे। तो ये जो पॉलीगन बनेगा इसकी 3 साइड होंगी, तीनों साइड जो होंगी वो कौन सा ट्राइंगल बनाएगी? इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाएगी। अब इसमें ना काफी सारे केस आते हैं। अगर जैसे मैंने बोला कि आप क्या करो, 1 + ओमेगा कर दो, तो इसकी वैल्यू हर बार क्या होती है? 0। यानी अगर आपने तीनों को जोड़ा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को, तो तीनों रूट्स ऑफ यूनिटी को अगर आपने जोड़ा 1 ओमेगा को, तो इसकी वैल्यू हर बार क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अगर मान लेते हैं आपने क्या करा, इनकी मल्टीप्लाई कर दी, 1 × ओमेगा आपने कर दिया, तो इसका मतलब क्या बन रहा है? ओमेगा की पावर 3 बन रही है, इसकी वैल्यू हर बार 1 आएगी। फिर अगर हम एक चीज और देखते हैं, अगर मैं ओमेगा का कॉन्जुगेट कर देता हूँ, कॉन्जुगेट, तो वो 1/ओमेगा आ सकता है, या मैं ओमेगा स्क्वायर भी कह सकता हूँ। क्लियर हो रही है ये बात? तो मेरे को दो चीजें मिली हैं यहाँ से, अगर मैं ओमेगा कॉन्जुगेट करता हूँ तो वो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है, या अगर मैं 1/ओमेगा करता हूँ तो वो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है। दूसरी बात, अगर मैं मान लेते हैं ओमेगा कॉन्जुगेट ना करके ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट कर दूं, तो फिर क्या आएगा? फिर ये ओमेगा आएगा, या मैं अगर 1/ओमेगा स्क्वायर कर दूं तो ये क्या आ जाएगा? ये ओमेगा आ जाएगा। दोनों बातें अलग अलग हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 1/ओमेगा या 1/जेड जो होता है वो जेड कॉन्जुगेट के इक्वल होता है, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं बोला। ठीक है, ये सिर्फ ओमेगा के केस में होता है, बाकी केसेस में होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये आपको कुछ बातें जो हैं वो याद रखनी है। ये आप जो रिजल्ट है ये आप नोट कर सकते हो। मान लेते हैं आपको ऐसा बोल दिया जाता है ओमेगा की पावर 3 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है। अगर आपसे बोल दिया जाए ओमेगा की पावर 9 की वैल्यू बताओ, तो आपको करना क्या है? इसको ब्रेक कर लेना ओमेगा की पावर 3 में। तो ये बन जाएगा ओमेगा की पावर 3 कितना होता है? 1 की पावर 3, यानी इसका आंसर 1 आता है। ऐसे ही अगर मैं बोलता हूँ ओमेगा की पावर 12 की वैल्यू निकालो, तो आपको इसको कर लेना क्या? ओमेगा की पावर, आप इसको इस तरीके से लिख लोगे, ओमेगा की पावर 3 की पावर 4, तो इसका मतलब 4 × 3 = 12 होता है ना। इसको इस तरीके से अगर आप लिखते हो तो क्या बनेगा? ओमेगा की पावर 3 कितना होता है बच्चे? तो आप बोलोगे 1 होता है, तो 1 की पावर 4 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इससे एक चीज मेरे को पता लग रही है। क्या पता लग रही है? आप इसको ना स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इससे हमारे को क्या चीज पता लग रही है, हम उसके ऊपर बात करते हैं। अगर मान लेते हैं कि पहला रिजल्ट क्या है, कि जैसे हमने आइटा के केस में पढ़ा था, आइटा के केस में जो हमने पढ़ा था वही रिजल्ट हम यहाँ पे दे रहे हैं। पहला रिजल्ट ये क्या कहता है, जैसे ओमेगा की पावर अगर 3 के मल्टीपल में है तो इसकी वैल्यू हर बार क्या होगी? 1 होगी। ये बात आपको याद रखनी है। यानी ओमेगा की पावर अगर 3 का टेबल में कोई भी नंबर आ रहा है, जैसे मैंने बोला 48 आ रहा है, क्या ये 48 3 से डिवाइड होता है? अगर ये पूरा का पूरा भाग चले जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है, जैसे 3 एकम 3, 3 × 6 = 18, पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है ना, कुछ बच तो नहीं रहा है, तो इसकी वैल्यू हर बार 1 होगी। अगर मैंने बोला ओमेगा की पावर 42 की वैल्यू बताओ, तो आपको 42 को डिवाइड कर देना है 3 से। अगर ये पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है, तो आप इसकी वैल्यू जो है वो 1 लिख देंगे। ठीक है, यानी ओमेगा की पावर अगर मैं 42 पूछता हूँ तो 1 हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने बोला ओमेगा की पावर 43 बताओ, तो आपको 3 से भाग देना है इसको, देखना है कहाँ तक डिवाइड हो रहा है। ये 14 तक तो डिवाइड हो रहा है ना। लेकिन एक एक जो है रिमाइंडर बच जा रहा है, यानी 43 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा? आप बोलोगे 14 बारी में तो हो रहा है, 14 × 3 = 42 होता है, प्लस एक बच जा रहा है ना। एक रिमाइंडर अगर बच रहा है, तो अगर आपको रिमाइंडर एक बचता है तो ये कुछ इस तरीके से बन रहा है 3n+1। तो ओमेगा की पावर 3n+1 याद रखना, ये होता है ओमेगा के इक्वल। ठीक है, क्यों होता है? ये ऐसा समझो आप, ओमेगा की पावर 3n तो 1 होता है, इंटू ओमेगा की पावर 1, है ना। तो ये 3n+1 ऐसे बनता है, तो ये बन रहा है 1 इंटू ओमेगा, इसका मतलब ओमेगा, ऐसे ओमेगा आया है। नेक्स्ट आ जाता है आपका ओमेगा की पावर अगर 3n+2 हो जाए, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो वो होगी ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो रही होगी आपको। जैसे मैंने अगर आपसे बोला कि ओमेगा की पावर 99 प्लस ओमेगा की पावर 100 प्लस ओमेगा की पावर 101, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आपको क्या करना है, आपको ये ध्यान देना है कि इसमें देखो, इसको दो तरीके से कर सकते हो। एक तो ये है कि ये देख लो ये 3 से भाग हो रहा है क्या,
99, अगर ये पूरा पूरा भाग हो रहा है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। 100 भाग हो रहा है, नहीं हो रहा, लेकिन इसमें ये देख लो बच कितना रहा है, एक बच रहा है, शायद 99 तक भाग चले जाएगा, एक बच रहा है तो इसकी वैल्यू ओमेगा हो जाएगी। फिर इसकी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी। और मेरे को पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, 0, यानी इसका पूरा आंसर 0 आएगा। पहला तरीका ये। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये भी है कि आप इसमें से कॉमन ले लो। कॉमन कैसे ले सकते हैं, मान लेते हैं देखो जो भी कॉमन आ रहा है ओमेगा की पावर 99, ये कॉमन ले लो। तो 1 पहला बचेगा, फिर ओमेगा बचेगा, फिर ओमेगा स्क्वायर बचेगा। आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, 0। तो ओमेगा की पावर 99 अगर 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। यानी इसका ये जो है दूसरा तरीका है सॉल्व करने का। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे इसको सॉल्व करने हैं। चलो देखो जरा, एक क्वेश्चन जैसे मैंने दे रखा है यहाँ पे, मान लेते हैं 2 माइनस ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर जो है वो 27 है। तो इसको अगर सॉल्व करना है तो सॉल्व किस तरीके से करेंगे। ठीक है, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो। जितनी जल्दी आप आंसर निकाल सकते हो उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको जो टाइम दिया जाता है इसके लिए, आपको टाइम दिया जाता है 1 मिनट का। ठीक है, 1 मिनट में आपको इसको सॉल्व करके आपका आंसर जो है वो तैयार रखना है। मैं इसको आपको समझा देता हूँ, जिसने सॉल्व करना है वीडियो पॉज कर सकता है। ठीक है, समझाऊं कैसे, आप इसको देखो जरा। मान लेते हैं आपको दे क्या रखा है, 2 माइनस ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर की होल पावर कितनी दे रखी है, 27 दे रखी है। 2 माइनस ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर की होल पावर कितनी है, 27 है। 1 मिनट का टाइमर इसलिए दिया है क्योंकि ये क्वेश्चन 1 मिनट से ज्यादा का नहीं है। ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं, इसमें से और इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बनेगा, और ये माइनस का ओमेगा हमने बाहर निकाल लिया। बाहर मतलब ये अलग से लिख दिया, ठीक है यहाँ पे। और इसकी होल पावर कितनी कर ली हमने, 27 कर ली। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, देखो इसकी तो वैल्यू अपने को पता नहीं क्या होती है, लेकिन मेरे को एक चीज पता है। क्या चीज पता है मुझे, मुझे ये पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो 0 होता है। तो अगर मैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को यहाँ पे से छोड़ दूं और इसको उधर पहुंचा दूं ओमेगा को, तो ये माइनस ओमेगा हो जाता है। तो मेरे को एक चीज मिल रही है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, माइनस ओमेगा होती है। तो 2 इंटू माइनस ओमेगा कर लेते हैं, माइनस ओमेगा, और इसकी होल पावर कितनी कर लेते हैं, 27 कर लेते हैं। तो 2 इंटू माइनस ओमेगा क्या होता है, -2 ओमेगा, माइनस ओमेगा, होल पावर कितनी, 27 कर लिया। -2 और ओमेगा और ये ओमेगा मिला के कितना हो गया, -3 ओमेगा की पावर 27। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3 की पावर -27 और ओमेगा की पावर 27। मैंने बोला ये 3 का मल्टीपल है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। आपको पता है ना, 3 से पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है अगर 27, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओमेगा की पावर 27 की 1 हो जाएगी। यही बात हुई थी, 3 के मल्टीपल में 27 आ रहा है ना। तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो -3 की पावर 27 इंटू 1 हो जाएगा, यानी -3 की पावर 27। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि आपको ये एक्सप्रेशन एक दे रखा है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एक मतलब दो तीन चीजें तो आपको ध्यान में रहनी चाहिए। 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू होती क्या है ना। ये माइनस ओमेगा स्क्वायर होती है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाता है तो माइनस ओमेगा होता है। अगर खाली 1 पूछा जाएगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हो आप इसको। तो ये चीजें पता होनी चाहिए, ये तीन चीजें पता होनी चाहिए। बनाता क्या है, वो सर्कल बनाता है। कैसे बनाता है, ऐसे यूनिट रेडियस का सर्कल बनाएगा, है ना। अगर तीनों को ज्वाइन करोगे तो ट्राइंगल बनेगा ऐसे, है ना, ऐसे बनेगा तीनों को ज्वाइन करने पे ट्राइंगल। अगर वैसे अगर ज्वाइन करोगे तो वो सर्कल बनेगा, है ना। तो अगर ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो ये यूनिट रेडियस का सर्कल कुछ ऐसा बनाएगा। ये बता दिया अभी, है ना। तो ये सब हो गया, ये -1 प्लस आइटा रूट 3 अपॉन 2, -1 माइनस आइटा रूट 3 अपॉन 2, ये पूरा का पूरा करने के बाद में ये तीन चार चीजें जो है वो आपको मतलब कंठस्थ होनी चाहिए कि हाँ ये ऐसे ऐसे होगा। अब बात ये आती है, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा होता है। इनका यूज कर लेंगे, और ओमेगा की पावर अगर 3 के मल्टीपल में हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। 3 के मल्टीपल में नहीं है, अगर 3n+1 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा हो जाएगी। 3n+2 है ना, 3n+2 है अगर, तो इसकी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी। कहने का सेंस ये है कि अगर आपने ओमेगा की पावर जो भी है उसको 3 से डिवाइड करा, जो रिमाइंडर बचा वो उसकी पावर हो जाती है ना। तो अगर आपको क्या दे रखा है, 1 प्लस ओमेगा दे रखा है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दे रखा है ना, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 है, इसको 4 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, आप बोलोगे एक बच जाएगा। एक बच जाएगा तो ये पहले वाले के जैसा बन रहा है, 3 से डिवाइड करा, एक बच गया। एक बच गया तो इसकी वैल्यू कितनी, ओमेगा हो गई। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओमेगा। फिर इसको देखो डिवाइड करने पे कितना बचेगा, आप बोलोगे दो बचेगा। 5 को अगर 3 से डिवाइड करता हूँ तो दो बच जाएगा, 3 और 2 5 होता है ऐसा। तो इसको और इसको एक साथ में रख लो, ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस ओमेगा का होल स्क्वायर। इसको और इसको एक साथ में रख लो तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, माइनस ओमेगा।
स्क्वायर, है ना। और इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस ओमेगा, इसका होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो दोनों का स्क्वायर स्क्वायर है। सबसे पहले तो पावर देख लेते हैं। इसकी पावर बन रही है ओमेगा की पावर 4 और इसकी पावर बन रही है ओमेगा की पावर 2। 4 और 2 मल्टीप्लाई होने पे पावर कितनी हो जाती है, 6। अगर पावर मतलब 3 के मल्टीपल में है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। यानी इसका फाइनल आंसर कितना, तो फाइनल आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। आई होप आपको ओमेगा का यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एक होमवर्क क्वेश्चन जो है वो आपको मैं दे रहा हूँ, अगर आप उसको आंसर दोगे तो कमेंट में उसका ज़रूर आंसर दे दीजिएगा। ये मैं लिख के छोड़ रहा हूँ आपके पास में। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन मैंने लिखा है ये, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, अगर आप चाहो तो मैं थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन दे सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 मैं दे देता हूँ आपको, है ना। एक क्वेश्चन बढ़िया सा डाल देते हैं, बढ़िया सा क्या मतलब बेसिक ही क्वेश्चन है वो भी, बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे सॉल्व हो जाएगा आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम ऐसे डाल लेते हैं कि मान लेते हैं कि ओमेगा जो है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है 1 माइनस 1/1 प्लस ओमेगा, है ना। इसकी वैल्यू बतानी है, माइनस हम एक काम कर लेते हैं 1/1 प्लस ओमेगा स्क्वायर भी कर लेते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 4 ऑप्शन इसके भी दे रहे हैं आपको, यानी 2 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। ठीक है, इसका मान लेते हैं ऑप्शन नंबर 1 हम ले लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन 1 ले लेते हैं, सेकंड 0 ले लेते हैं, थर्ड ले लेते हैं हम अपना ओमेगा ले लेते हैं, और फोर्थ ले लेते हैं हम अपना ओमेगा स्क्वायर। इन चारों में से क्या आंसर इसका आएगा ये आप बता सकते हो। ठीक है, जो भी आपका आंसर आएगा वो आप इस पे टिक कर सकते हो। तो ये आपके दोनों होमवर्क क्वेश्चन है, आप देखिए ज़रा आपसे कितने होते हैं और कैसे होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।